नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आकाश कुमार अंबष्टा है। मैं एक जीरियाट्रिशियन हूँ। जीरियाट्रिशियन मीन्स सीनियर सिटीजन स्पेशलिस्ट, जो 60 साल से ऊपर के मरीज को ही मैं एक्चुअली देखता हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका देखभाल कैसे करें, क्या चीज़ें हैं जो आपको उनके बारे में देखनी चाहिए, या उनको जो आप खाना खिला रहे हो उनका डाइट है, उनका एक्सरसाइज रेजीम है, वो कैसे फॉलो करना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एजिंग की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जो बुजुर्गों की संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है, जो कि 2020 में 8% ऑफ पॉपुलेशन जो हमारा सीनियर सिटीजन के इसमें था, अभी वह 2050 तक 20% होने जा रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। और हमारा जो मेडिकल साइंस है वो भी पहले से उन्नति कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा दिन तक जी रहे हैं। लोग अभी आप 80-90 साल में भी बहुत लोग मिलते हैं, जो इवन 100 साल के भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मैं डेली प्रैक्टिस में अपने देखता हूँ। तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो उनके रोग भी बढ़ रहे हैं। जो पॉपुलेशन है पहले जो 60s में है, 60s से ही कुछ रोग जो है उनको लगातार होने लगते हैं और वो ग्रेजुअली बढ़ने लगते हैं, जैसे कि शुगर का रोग या ब्लड प्रेशर का रोग या हार्ट का मरीज, ये बहुत कॉमन हो गया है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि बुजुर्गों में रोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कैसे किसी एक मरीज को किस तरह का डाइट देना है, किस तरह का एक्सरसाइज करना है, क्या उनके लिए करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो अगर हम लोग बात करें तो कि क्या सभी बुजुर्ग एक ही हैं, क्या सभी को एक ही तरह का लाइफस्टाइल जीने की ज़रूरत है, तो इसका आंसर सीधे सीधे है नहीं, क्योंकि ये एक बहुत हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। मतलब कि इसमें हर तरह के लोग हैं। कुछ बहुत 75 साल के होते हुए भी बहुत सक्षम हैं, इवन कुछ 60 साल के मरीज भी बहुत असक्षम होते हैं, अपना काम नहीं कर पाते। तो कैसे इसको डिवाइड करते हैं, इसका डिवीजन जो हम लोग करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कहने का मतलब है कि कौन सा मनुष्य, कौन सा जो सीनियर सिटीजन है वो कौन सा काम कर पाते हैं, किस तरह का, किस लेवल का काम कर पाते हैं। इसके 3 कैटेगरी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग मतलब जो हम लोग बेसिक डेली दिनचर्या में करते हैं, जैसे खाना खाना, नहाना, अपना ड्रेसिंग करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, जैसे चेयर से आपका बेड तक जाना या बाथरूम तक जाना, जिसको ट्रांसफ़र बोलते हैं, या फिर अपना मतलब बेसिकली अपना देखभाल रखना, जो खुद का, जो बेसिक है, जो सभी मनुष्य को करना पड़ता है। उसके बाद होता है इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग मतलब उससे एक स्लाइटली टफर टास्क, जैसे कि शॉपिंग करने जाना, या जैसे कि टेलीफोन यूज करना, जैसे कि अपने जो आपके जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका पैसा है, उसको मैनेज करना। ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में आती हैं। और थर्ड एक्टिविटी है जिसको बोलते हैं एडवांस्ड एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एडवांस्ड एक्टिविटी मतलब जैसे कि जो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल यंगर पॉपुलेशन कर पाता है, जो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना, कोई जॉब करना या कोई अर्निंग करना, इन सब काम में, या किसी रिलेटिव के साथ या किसी सोशल गैदरिंग में जाके अपने आप को मेंटेन करना। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हमें। एक मरीज जो कि सिर्फ बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कर पाता है या नहीं कर पाता है, जैसे कि स्ट्रोक के बाद बहुत लोग को पैरालिसिस हो जाती है, या बहुत लोग की याददाश्त चली जाती है, जिसको डिमेंशिया बोलते हैं, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक पार्टिकुलर ऑर्गन के फेलियर से प्रॉब्लम में, जैसे किडनी के प्रॉब्लम से या लीवर के प्रॉब्लम से बेड पे चले जाते हैं। तो उनके लिए बेसिक जो काम है वही बहुत टफ हो जाता है। जो दूसरे श्रेणी के मनुष्य हैं वो अपना काम खुद कर पाते हैं, बट वो जो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग हुआ, जैसे कि शॉपिंग नहीं कर पाते, मैक्सिमम टाइम अपने घर पे ही रहते हैं, अपना काम तो कर पाते बट बाकी चीज़ों में इंगेज नहीं हो पाते, अपना पैसा वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे कैटेगरी के मरीज होते हैं। और तीसरे कैटेगरी के होते हैं जो कि एक यंगर पॉपुलेशन की तरह ही स्वस्थ होते हैं, मे बी उनको एक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम हो, बट वो हर तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं कम्युनिटी में। वो सब जगह सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। तो इन 3 जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी जो कि सब कुछ कर सकता है, हो सकता है वो 75 साल का हो या 80 साल के हो, बट अपना सारा काम, इवन एडवांस एक्टिविटी भी कर पाते हैं। दूसरे जो हैं वो सिर्फ
छोटे मोटे चीज़ कर पाते हैं, घर में ही रहते हैं बेसिकली, उनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी। और थर्ड जो होते हैं जो कि टोटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इन तीनों का जो ये तीनों तरह के जो मरीज होते हैं उनका केयर भी बहुत डिफरेंट होता है। तो कैसे फॉलो करेंगे इनको, किस तरह से इन तीनों तरह के मरीज को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है, कि आपका लाइफ जो है उसकी क्वालिटी कितनी, ना कि क्वांटिटी। मतलब कितने समय तक जीते हैं शायद वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना कि आप जितना जी रहे हो उतना ही अच्छे तरीके से एक हैप्पी और एक्टिव वे में जियो। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको जो बेसिक एक्टिविटी है, जो बेसिक काम जिनको सबको करना चाहिए वो ज़रूरी है, वो सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहला ध्यान होता है कि उसको हम लोग सही तरीके से करें। तो इसमें जो मरीज आते हैं जो बेड रिडन पेशेंट हो जाते हैं, तो बेड रिडन पेशेंट्स का कैसे ख्याल रखेंगे, तो मैं आज मेनली आपको डिस्कस करूंगा डाइट के बारे में कि खाना क्या देना है, और एक्सरसाइज कि कौन से मरीज कितना क्या खाएंगे और कितना एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो पहले मैं आता हूं जो कि बेड रिडन है, जो कि बिस्तर पे चले गए हैं, हो सकता है पैरालिसिस की वजह से चले गए हों, हो सकता है याददाश्त खराब होने की वजह से चले गए हों, या सिंपली किसी बीमारी की वजह से चले गए हों। उन लोगों के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना काम कर पाएँ। उनको ट्रेनिंग ऐसा देना है कि वो खुद का काम कर पाए। मतलब खाने में उनको सहायता चाहिए तो खाना उनको खिलाने के लिए उस तरह से अरेंज करना होगा। उनके लिए ट्रांसफ़र ज़रूरी है कि आप उनको चेयर से बेड से चेयर पे ट्रांसफ़र करें। उनके पैर के जो मसल्स हैं उसका रेगुलर एक्सरसाइज हो, जो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। इसको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। जो मसल्स का, जैसे हाथ में किसी को पैरालिसिस हो गई या पैर में पैरालिसिस हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनका एक्सरसाइज का रेजीम फॉलो होता है। और दूसरी चीज़ होती है इन लोगों का डाइट कैसा हो। डाइट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक तो उनको और कोई बीमारी है कि नहीं। जैसे अगर शुगर की मरीज हैं तो उनका डाइट थोड़ा चेंज होगा, या किडनी के मरीज हैं तो उनका डाइट चेंज होगा। या फिर होता क्या है, एक बात ध्यान देने वाली बात है, बहुत लोग ऐसे आते हैं हम लोगों से बात करने के लिए कि सर खाना नहीं खाते। ये बात समझने की है कि उनका हमारी बॉडी को उतना ही भूख लगती है जितना हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना एनर्जी हम लोग लॉस करते हैं। तो जो बेड पे चले जाते हैं उनका एनर्जी जो लॉस है वो भी बहुत कम होता है, इसलिए उनको भूख भी बहुत कम लगती है। इसलिए उनको खाना भी बहुत ज़्यादा देने का मतलब नहीं होता। उनके खाने में आपको मेनली प्रोटीन डाइट ज़्यादा रखना होता है। प्रोटीन डाइट अगर बोले, अब मैं एक बार डाइट के बारे में बता दूं क्या क्या डाइट में इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट मेन कंपोनेंट होता है, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये 5 कंपोनेंट मेनली हमारे डाइट में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देती है, फैट भी एनर्जी देती है, और प्रोटीन जो मसल्स को बिल्टअप करने में आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हर चीज़ में, स्किन केयर, हर चीज़ में आपको विटामिन ए से लेके विटामिन डी, ई, के, एवरीथिंग भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है। और आपके फाइबर्स जो कि आपके आपका जो पाचन क्रिया है उसको सही करने में इम्पॉर्टेंट है। तो जो पेशेंट बेड रिडन है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो। प्रोटीन डाइट मतलब जैसे कि अंडा, मछली, ये ज़्यादा हो। चिकन भी ले सकते हैं बट चिकन में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसका अमाउंट कंपैरेटिवली कम रहेगा। पनीर, सोयाबीन, दाल, ये सब में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट ध्यान देना है कि वो पेशेंट किडनी के मरीज ना हो, और शुगर भी उनका देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो तरीके के मरीज हैं उनका, जैसे मैंने बताया कि जो मेनली घर में रहते हैं, जो अपना काम तो कर पाते हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी डिलीवरी, मतलब जैसे कि शॉपिंग जाना या टेलीफोन यूज़ करना या खाना बनाना, ये सब नहीं कर पाते। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सब ट्रेनिंग को ही हम लोग को उनमें मोटिवेट करना है कि वो हो सके तो बाहर बैठे, या हो सके तो कॉरिडोर में बैठे, हो सके तो थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करें। बहुत मरीज होते हैं जिनके घुटने में बहुत दर्द होता है, वो निकल नहीं पाते, या फिर याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है कि वो समझ नहीं पाते कि रास्ता किधर है। तो उन लोगों को ट्रेनिंग उस तरह से देनी होती है कि वो धीरे धीरे अपने एक्टिविटीज़ जो है उसको बढ़ाएं। प्लस मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो पैर के मसल्स होते हैं, हाथ के मसल्स होते हैं, जैसे सिंपल वेट उठाना या हर छोटा बुक्स ही आप उठाएं, जिससे ये सब मसल्स जो है आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वो सब स्ट्रॉन्ग हो। या पैर के भी इंडिविजुअल एक्सरसाइज होते हैं जो आपको करने होते हैं। तो उनमें जो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को ही मोटिवेट करना होता है कि अपना आप शॉपिंग करें। उनको इंगेज रखना होता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी देखिए, या अपने आप को कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं इंगेज होना चाहिए, जिससे आपको याददाश्त धीरे धीरे आपकी खराब ना हो, वो वैसे ही बने या थोड़ा रिगेन ही हो। तो ये
सेकंड कैटेगरी के मरीज। और थर्ड कैटेगरी के मरीज जो एडवांस्ड एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कर पाते हैं, सारी चीज़ें कर पाते हैं, वो एक यंगर पॉपुलेशन का ही रेजिम फॉलो करेंगे। तो जैसे कि मैं मुख्यतः बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा मेन एनर्जी का सोर्स है, वो 50 to 60% हमें कार्बोहाइड्रेट से गेन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब गेहूँ, चावल, आलू, या फिर आपका जो शुगर प्रोडक्ट्स हैं, गुड़, ये सब में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। जो दूसरा फैट है, फैट घी, बटर, आपका मटन, चिकन, ये सब में घी, ये सब में आपका फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। फ़ैट कंटेंट आपको 20 to 30% रखना है। उसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, तो जो जैसे नट्स हैं, आपके आलमंड्स हुए या कैश्यू नट, काजू हुआ, ये सब भी इंपॉर्टेंट है डाइट के लिए, क्योंकि ये सब में अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जो आपके एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि प्रिजर्व्ड मीट, रेड मीट, जो मटन वगैरह खाते हैं, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो थोड़े हानिकारक भी हो सकते हैं, तो वो सब का सेवन कम करना है। जो मटन या चिकन, उसका सेवन कम करना है। प्लांट प्रोडक्ट से जो फैट आता है वो कंपेरेटिवली सेफ होता है, बट फैट को 50 to 20% डाइट के बीच में ही रखने का कोशिश करना होता है। और अच्छे फैट खाने का है, जैसे कि तला हुआ चीज़ कम खाना चाहिए, जो बाज़ार में आपको लगातार एक ही तेल में छान रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी कम होनी चाहिए। और बाकी सारी जैसे सनफ्लावर ऑयल या आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, वो सब यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वनस्पति का यूज कम करना है। जो थर्ड चीज़ है प्रोटीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एज ग्रुप के लिए। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन मसल मास आपकी बनाती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है, आपके बॉडी के हर चीज़ में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंस है। और प्रोटीन मेनली, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अंडा जो वाइट होता है आपका, या मछली में अच्छा प्रोटीन होता है, और पनीर, आपका दाल, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो 20 to 30%, इवन 30 to 35% आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन आपके बॉडी में होना चाहिए। जो पेशेंट शुगर के हैं, जिनको और कोई बीमारी है, उनके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो जाते हैं, प्रोटीन कंपोनेंट थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, फैट कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब विटामिन्स जितने हैं और कुछ मिनरल्स हैं, उसका सेवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फ्रूट्स जो हैं, हम लोग जो फल खाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फल हमारे इसमें एटलीस्ट 2 सर्विंग फल के होने चाहिए, मतलब दिन में 2 बार आपको कोई ना कोई फल खाना चाहिए, और 3 वेजिटेबल्स एटलीस्ट आपको खाने चाहिए। मतलब 5 सर्विंग ऐसे होना चाहिए जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपके हों, जरूरी है ये। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें फाइबर्स होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, जो कि बॉडी को एक नॉर्मल रखने के लिए, रिविटलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। और फाइबर्स, फाइनली फाइबर्स इंपॉर्टेंट है आपको गट को, जो मूवमेंट होती है आपकी, जो नॉर्मल लैट्रिन आप जाते हैं, नॉर्मल खाना पचता है, उसमें फाइबर का बहुत रोल है। फाइबर आपको मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिलते हैं, या फ्रूट्स जैसे कि आपका केला हुआ, उसमें ज़्यादा होता है, या तरबूज हुआ, इसमें ज़्यादा होता है, टमाटर, खीरा, ये सब चीज़ में फाइबर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बुजुर्गों में, क्योंकि बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, कब्जियत की शिकायत बहुत होती है, उसमें फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानी डेफिनेटली उसके साथ इंपॉर्टेंट है कि आप एडिक्वेट पानी लें अपने मात्रा, अपने जीवन में एटलीस्ट 2.5 to 3.5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। अगर आप किसी और चीज़ से नहीं भुगत रहे, जैसे कि हार्ट के, किडनी के मरीज नहीं हैं आप, तो डेफिनेटली 2 से 3.5 लीटर तक पानी आपको पीना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेनली डाइट और एक्सरसाइज के बारे में मैंने बताया। जो मेरा मेन उद्देश्य इसके बारे में ये था कि टेलर्ड अप्रोच, मतलब कि इंडिविजुअल अप्रोच होता है। आप एक ही चीज़ सारे लोग पे अप्लाई नहीं कर सकते, जिनकी जैसी क्षमता है, जिनका जैसा रोग है, उसके हिसाब से आपको इंडिविजुअलाइज्ड डाइट एंड एक्सरसाइज रखना चाहिए। मैं और भी वीडियोस डेफिनेटली इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरह के एक्सरसाइज और किस तरह के एक्सरसाइज करने होते हैं, बट आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स हो, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स पे भी मुझे डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। अगर वीडियो को कुछ और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकूँ तो डेफिनेटली आप लोग की हेल्प मुझे ज़रूर लगेगी। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।